नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार जुलाई में होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में राज्य का बजट प्रस्तुत करने वाली है। लगभग 4.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी मोहन सरकार को संतुलित बजट पेश करना होगा, तो दूसरी ओर तमाम योजनाओं को चलाना भी है, जिसके लिए सरकार और कर्ज ले सकती है। कांग्रेस भी सरकार को कर्जदार बताकर लगातार घेर रही है। कांग्रेस अब 20 साल बाद राज्य सरकार की माली हालत को खराब बताकर श्वेत पत्र ला सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार ऋण के ऋण पर विपक्ष को क्या जवाब देती है। आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जुलाई में विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार पूर्ण बजट लेकर आने वाली है। वहीं विपक्ष प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज और गैर पूंजीगत व्यय में हो रही बढ़ोतरी पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। विपक्ष प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की मांग भी करेगा। विधानसभा में आखिरी बार प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर 2004 में श्वेत पत्र लाया गया था। तब भाजपा की नई नवेली सरकार ने खराब वित्तीय हालत के लिए 10 साल के कांग्रेस शासन को जिम्मेदार ठहराया था। अब 20 साल बाद ये श्वेत पत्र आता है तो कांग्रेस इसे भाजपा का वित्तीय कुप्रबंधन बताकर सरकार पर दबाव बना सकती है। फिलहाल देखा जाए तो सरकार पर वर्तमान में 3.73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 42,500 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। ये अभी तक जितने भी बजट इस सरकार के आए हैं, ये सबसे कठिन बजट होगा। इस समय पिछले समय से ज्यादा घाटे का बजट होगा और जो योजना का बजट है उसको बनाने में सरकार को दो पड़ जाएगी। अकेले सिंचाई विभाग के अधूरे कार्य अगर ये सरकार पूरे करे तो 70,000 करोड़ रुपए चाहिए। जिन्हें मांग और पूर्ति में इतना असंतुलन है कि बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, लाडली बहना योजना ने बिल्कुल इनकी कमर तोड़ दी। स्टैब्लिशमेंट का, हितग्राही मूलक योजनाओं का और योजना का बजट इतना ज्यादा हो रहा है कि अब पता नहीं ये चादर कैसे फैलाएंगे और कैसे पांव सिकोड़ेंगे। देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा अगला बजट। अब तक राज्य सरकार पर कुल कर्ज 3.73 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। राज्य सरकार अपनी जीएसडीपी का 3.5% कर्ज ले सकती है। हाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार से जीएसडीपी के 1% अतिरिक्त कर्ज की अनुमति भी मांगी है, जो 13,000 करोड़ होगा। एक ओर सरकार को कर्ज से निजात पानी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विकास को भी गति देनी है। वर्तमान में बड़ा वित्तीय बोझ लाडली बहना योजना का है, जिसमें हर माह 1676 करोड़ का भुगतान करना पड़ रहा है। इस कारण सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। तो प्रदेश के विकास के लिए ले रहे हैं, विकास की योजनाओं के लिए ले रहे हैं। कांग्रेस की तरह कर्ज लेकर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, कर्ज लेकर घी नहीं पी रहे हैं। यदि बात करें तो कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि सरकार बदली तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, तमाम योजना 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा, तमाम योजनाएं बंद हो जाएगी। आप देखें कि लाडली बहना 1,29,00,000 बहनों को आज भी मिल रही है, 450 रुपए में सिलेंडर आज भी बहनों को मिल रहा है। तो तमाम योजनाएं चालू, कोई भी योजना बंद नहीं। और निश्चित तौर पर यदि हमने कर्ज लिया तो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए लिया। और ये जो हमारे बजट के अंदर हमारा जो वित्तीय सुप्रबंधन है देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सारी योजनाएं भी चला रहे हैं, हर वर्ग का उत्थान और कल्याण का काम भी कर रहे हैं, चाहे बहनों की योजना हो या गरीबों की योजना हो। गरीबों को जिस प्रकार से केंद्र सरकार अन्न योजना दे रही है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं गरीब और हर वर्ग के लिए, उन सबका उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारा बजट के अंदर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार फिलहाल आम चुनावों से निपटकर राज्य के विकास का खाका बनाने में जुटी है। वित्तीय चुनौतियों के साथ राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का बड़ा टास्क सरकार के सामने है, जबकि विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने लामबंद है। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।
तो ऋण पर रण विकास का प्रण, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज टेक जी जुड़े। गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलरेज टेक जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष अब यह दावा कर रहा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, लेकिन क्या मानते हैं कि सरकार के सामने वर्तमान समय में किसी तरह की वित्तीय चुनौती है और इस बार का जो बजट होगा वो घाटे का हो सकता है? देखिए, ठीक सबसे पहले तो कहूंगा कि विपक्ष को चाहिए कि अपने प्रवक्ता के रूप में या मीडिया के जो उनके प्रभारी गण हैं या वरिष्ठ लोग हैं उनके रूप में पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहिए जो इकोनॉमिक्स समझते हो। इकोनॉमी के कुछ बड़े स्पष्ट सिद्धांत होते हैं कि स्टेट या देश जो भी हो एसजीडीपी या नेशनल जीडीपी का 60% तक डेवलपमेंटल लोन माना जाता है। उसके ऊपर जो होता है तो वो खतरे की घंटी होती है। मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी कितनी है ये मैं बोलता हूं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से पूछना कि एग्जैक्ट फिगर्स कोट करें मेरे सामने ताकि मालूम पड़ जाएगा कि कितना सच बोलते हैं। अब उसके अनुसार आप देखिए तो आप खुद देख लेंगे कि हम 60% के थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं, बहुत नीचे हैं। तो और मध्य प्रदेश की, मैं अपना डॉक्टर गुलरेज शेख नहीं बोल रहा है ये बात मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक ने जो बताया है कि मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी गत वर्ष की 16% से ज्यादा है, जो हमारा नेशनल है 8% के लगभग, उससे लगभग डबल है। तो हम ड्राइविंग फोर्स और ड्राइविंग इंजन है हिंदुस्तान की जीडीपी की बढ़त के। तो फिर आप खुद समझिए कहां समस्या है जब हमारी जीडीपी की रफ्तार देश की रफ्तार से लगभग दुगनी चल रही है। जब हमारा यदि रेशो देखें कर्ज का तो वो काफी कम है। तो ये किस आधार पे कह रहे हैं इनसे ही पूछिए। लेकिन पहला प्रश्न इनसे ये करना कि 60 हमारा एसजीडीपी का कितना प्रतिशत अभी तक लोन है और हमारी एसजीडीपी क्या है। थोड़ा कांग्रेस पे इस पर प्रकाश डाले तो मैं समझूंगा कि डाटा रख के बात करते हैं। चलिए, मैं फिलहाल अपने प्रश्न ही पूछता हूं हिमानी जी से। हिमानी जी, लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि हमारी जो जीडीपी की रफ्तार है वो दुगनी है, कर्ज लिया जाता है, एक विकास की प्रक्रिया होती है इसके लिए, लेकिन फिर क्यों प्रतिपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि अभी वर्तमान में जो वित्तीय प्रबंधन है सरकार का वो कुप्रबंधन है, जबकि सरकार के जो प्रवक्ता है इसे सुप्रबंधन की संज्ञा दे रहे हैं? देखिए, पहले तो जैसे कि शुरुआत ही उन्होंने थोड़ा जहर उगलने से की, तो उसका ही पहले जवाब दे दूं कि पहले भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि प्रवक्ताएं भेजा करें अपने किसी डिबेट के लिए, यूनिवर्सिटी ना भेजा करें जिनको दूसरे लोग समझाएं और वो सर्टिफिकेट या डिग्री लागू करें। यहाँ कोई भी इस उसके लिए नहीं बैठा है कि वो क्या समझेंगे और वो क्या सर्टिफिकेट देंगे, हम वो जानने के लिए बैठे हैं। दूसरे जो ज्ञान की बात कर रहे थे, सावित्री ठाकुर जी नाम की सांसद बनी है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की एसजीडीपी कितनी है अभी आज के तारीख में? गुलरेज जी, आऊंगा फिर आपके पास आऊंगा। तो उसमें सबने देखा था कि उनका साक्षरता का क्या स्तर था और किस तरह से वो कितनी पढ़ी लिखी थी। और इसी तरह के लोगों को इन्होंने सांसद, मंत्री और नेता बनाकर बिठाया हुआ है जो इकोनॉमी को, जो स्तर समझने नहीं कि वो इकोनॉमी को कितना समझते होंगे जो वो साक्षरता के मामले में इस तरह के हैं। बहुत कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इंदौर की एक विधायक थी, उनको राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत में फर्क नहीं पता था, वो उसको नहीं बोल पा रही थी। तो शिक्षा के मामले में यूनिवर्सिटी ना भेजा करें और डिबेट में प्रवक्ता भेजा करें भारतीय जनता पार्टी से। मेरा ये मैं तो एक सिंपल सी एक बात जानती हूँ, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर भाजपा का कांग्रेस का प्रवक्ता बनकर आए या आप एंकर हो वो सब अर्थशास्त्री हूँ, पर यहाँ हम बात करने के लिए बैठे हैं। सिंपल सी एक बात पूछती हूँ मैं कि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए लगातार आपका जरूर रुक करूंगा आपको ये नहीं पता कि आमदनी कितनी हो रही है, टोटल बजट कितना है, और आपके पास जरूर आऊंगा करने की कोशिश नहीं करता है और लगातार कर्ज ले लेकर सत्ता में बने रहने के लिए कोई योजनाएं चलाकर, फ्री की योजनाएं बनाकर बड़े गौरवान्वित तरीके से 80 करोड़ की जनता को राशन की, गरीबों की लाइन में लगाकर वो सत्ता हासिल करता है और उसकी इनकम के सोर्सेज वो जीरो रखता है और उसके पास इतना मादा नहीं है कि वो अपनी आय बढ़ाने का कोई साधन कर सके, और उसके बाद वो इतनी बड़ी बड़ी बात करता है। आप बताइए, सामान्य गृहस्थी में कर्ज लेकर ऐशो आराम करना और कमाई के साधन ना बढ़ाना, ये कहां तक उचित बात है, ये बताइए आप मुझे। और अगर ऋण इतनी ही बड़ी बात ना होती तो आज हम यहाँ डिबेट करने इस टॉपिक पर ना बैठे होते।
राजेंद्र जी, लगातार प्रतिपक्ष यही कह रहा है कि स्थिति बहुत खराब है, इसलिए कर्ज पर कर्ज ले रही है सरकार। हालांकि पहले भी हमने इस विषय पर राजेंद्र जी आपसे चर्चा की है, आपने भी स्पष्ट किया था कि एक प्रक्रिया होती है कर्ज की, एक टेन्योर होता है उसे चुकाने का, तो विकास के लिए लेना कहीं गलत बात नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में यदि हम देखें राजेंद्र जी, तो क्या लगता है कि सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो पूरी तरह से व्यवस्थित है या फिर नीतियों में बदलाव करने की जरूरत आप देखते हैं? मैं ये जानता हूं जी, ने कहा और आपके द्वारा जो कहा गया कि क्या ये बजट कर्जे का बजट होगा जी, या घाटे का बजट, दो बातें आपने कही। निश्चित का बजट ही पेश होगा। कारण उसका सिर्फ ये है कि सरकारों को कर्ज लेने का अधिकार है, कर्ज लेने का जो राइट है वो 1% है। अभी 15,000 करोड़ के कर्ज का और डिमांड किया है भारत सरकार से, बोला है कि 15,000 करोड़ रुपया में वित्तीय प्रबंधन लाने के लिए राज्य सरकार को और चाहिए, जिसमें हम योजनाओं का ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे। दूसरी बात, मैं दोनों प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि फ्री का बांटना और फ्री का ये बहुत पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो इलेक्शन में देखते हैं जिस तरीके के घोषणा पत्र दोनों सरकार ने जारी किए, उसमें पूरा की पूरा झुकाव जो था वो फ्री की योजना को बांटने का और वोटों को अट्रैक्शन करने का ही था। तो ये तो सरकारों का दायित्व होता है कि सरकार इस तरीके से वित्तीय प्रबंधन करती है। एक लिमिटेशन तक वो कर्जा ले सकती है, और कर्जा लेने का काम ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी तो कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है। पहले से ही सरकार कर्जे में देती है, और कर्ज का एक मापदा है जो 12%, 14%, 15% उसका स्लैब है, वहां तक वो जा सकती है। उससे अधिक अगर उसे आवश्यकता के अनुसार कोई अगर बहुत कठिनाई आ गई, आपदा आ गई किसी देश में, इस तरीके के भूकंप या इस तरीके की जो त्रासदी हो जाती है, उसमें एक पैकेज जब सरकारों की तरफ से दिया जाता है। तो ये वित्तीय प्रबंधन की जहां तक बात है, तो वित्तीय प्रबंधन में तो ये एक तरीके से ये मान के चलें कि ये दोनों हमेशा कर्ज और कर्ज लेना और खर्चा करना, ये तो साहस बहू का, ये तो चलता रहेगा हमेशा, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हर सरकार है, किसी भी राज्य की सरकारें देखेंगे अपन तो इस राज्य सरकार इसी तरीके से काम करती है। जहां तक बातें होती हैं, जहां पर इस तरीके की योजनाएं जब तक ये क्रियान्वयन में रहेंगी और कल्याण करने के लिए होती है, कल्याणकारी योजनाओं का काम करती है, बिजनेस करने का काम नहीं करती है। सरकार कर्ज में तो रहती है, पर कर्ज का एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज से ज्यादा कर्ज लेने पर एक उनको जो है जिस तरीके से ड्रॉर जिसको कहते हैं, निकलना बंद हो जाता है उनका। खास करके इसलिए आपने देखा होगा लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना या इस तरीके की जो योजनाएं थी, उसका जो बटन दबाया करता था वो 8 या 9 को, क्योंकि जो पैसा आता है वो पैसे का प्रबंधन ही उस तरीके से किया जाता है कि 7 को रात को डलेगा, जब 8 को हम उसका फ्लैश बटन दबा पाएंगे। तो योजनाओं को जिस तरीके से पैसा दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन को कुछ न कुछ अपनी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन तो करते रहना पड़ता ही है। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जैसा कि राजेंद्र आगल जी ने कहा कि निश्चित तौर पर घाटे का ही बजट हो सकता है, प्रतिपक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि घाटे का बजट सरकार पेश करेगी। अब सवाल यह है कि जो योजनाएं संचालित हैं उनको लेकर भी लगातार ये बात कही जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय में ये योजना बंद कर दी जाए, क्योंकि सरकार पर भार बढ़ा है। तो सरकार की क्या रणनीति होगी कि किसी योजना को बंद भी ना किया जा सके और कर्ज भी बाकायदा चुकता रहे? देखिए अमित, यदि हम डाटा सामने रख के बात करेंगे तो मध्य प्रदेश शासन को किसी भी योजना को बंद करने की किसी प्रकार की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्टेट जीडीपी चल रही है वो 16% से ज्यादा की तेजी से रफ्तार से दौड़ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और कर्ज जो है वो रेशो में काफी कम है। तो कोई भी हमको किसी प्रकार की योजना पर पूर्ण विराम या लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक बात ये कहूंगा कि इतनी देर में तो शायद कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय ने ये देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश की स्टेट जीडीपी कितनी है गूगल पर और कितना उसका रेशो है कर्ज के हिसाब से, तो वो बताने का कष्ट करें, क्योंकि गूगल से देखने के बाद तो बता दे, कम से कम तो मालूम पड़ेगा कांग्रेस कितनी जानती है, कितना पढ़ के समझ के। आप अपनी बात रखें जी गुलरेज जी, आपकी बात जारी रखें। मैं कह रहा हूं आप अपनी बात रखें कि क्या नहीं लगता कि किसी तरह की चुनौती हो सकती है सरकार के सामने? आप योजनाएं भी लगातार चला रहे हैं, कर्ज भी लिया जा रहा है, बैलेंस कैसे होगा? बहुत खुल के बात बोल रहा हूं मैं, सरकार चलाना, अच्छा बजट बनाना और
जनहितकारी योजनाओं को चलाना, सोशल जस्टिस करना, ये हमेशा चुनौती का काम होता है। यदि कोई ये कहेगा, या तो मैं भी ये कहूंगा कि बिल्कुल चुनौती नहीं है, तो मैं झूठ कथन दूंगा। तो डेफिनेटली चुनौती है, लेकिन अगर आपका विजन सही है और आपकी जीडीपी की रफ्तार ठीक चल रही है, मार्केट में तरलता के जितने भी आयाम होते हैं आप उनको लगातार टच कर रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि देखिए, आप तरलता की यदि बात करें तो एक मैं आपको क्लासिक एग्जांपल दूंगा मेरे भाई, कि हमने 2 बार मध्य प्रदेश राज्य ने जीएसटी का रिकॉर्ड तोड़ा था कलेक्शन का। वो भी कब तोड़ा था? जब कोविड का समय चल रहा था, क्योंकि उस समय जिस प्रकार से जो हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं, जिसको कि वुमेन्स को दिया गया, जो हमारे किसानों को दिया गया, जो अकाउंट्स में डाला गया, उससे एक तरह की मार्केट में तरलता आई थी। और जब मार्केट में तरलता आती है तो व्हील ऑफ इकोनॉमी मूवमेंट करना शुरू करता है। तो अगर इन सब चीजों का कंटिन्यू टच करते रहेंगे और आपका व्हील ऑफ इकोनॉमी और ग्रोथ चल रहा है, तो आपकी जीडीपी भी बढ़ती रहेगी और आपका जो बजट है वो भी ठीक रहेगा। एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं मैं इसका, कि आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए। आप ये कह सकते हो कि आप क्या बात कर रहे हो, संदर्भ क्यों रख रहे हो, लेकिन इसलिए कर रहा हूं मैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो कर्ज और जो उसका व्यय होता है उसको आप देखिए। लेकिन उनकी जो बैंकिंग सेक्टर हुआ, जो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हुई, इस प्रकार की रहती है कि मार्केट में तरलता रहती है, तो ग्रोथ का इंजन भी आगे बढ़ता है और प्रोग्रेस भी होती रहती है। ठीक है हिमानी जी, जीडीपी लगातार बढ़ रही है, सरकार के सामने चुनौतियां हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं प्रवक्ता, लेकिन कहा है कि प्रबंधन ऐसा है कि किसी योजना को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी तरह का भार भी प्रदेश की जनता पर नहीं आएगा। देखिए, ये मैटर क्या है कि इस समय कोई भी बयान दे दिया जाए, आधा घंटे बाद डिबेट खत्म हो जाएगी और लायबिलिटी इस बात की खत्म हो जाएगी। तो अगर योजना बंद भी हो गई तो क्या हम 6 महीने बाद वापस इन्हीं यूनिवर्सिटी के साथ बैठकर वापस इसी बात पर कि कैसे अब योजना बंद हो गई? तो ये तो एक मैटर इस तरह का है। बहुत सारी योजनाएं, ये आप और हम भी जानते हैं कि हम अगर इस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, अगर इकोनॉमी का स्तर इतना ही बढ़िया होता, आज जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पूर्व 50,000 का मध्य प्रदेश में रहने वाला बच्चा 50,000 रुपए के कर्ज में होता है, और एक परिवार में यदि 4 लोग हैं तो वो 2 लाख का कर्जा उनके ऊपर होता है। तो इस तरह की, पर सवाल यहाँ पर ये है कि ठीक है, कर्जा लेना ये सभी को पता है, यहाँ जो बैठे 4 लोग हैं डिबेट में, उनको सबको पता है कि सरकार इस तरह के काम करके कर्जा लेके प्रदेश में, देश में विकास की काम करती है, योजनाएं लागू करती है। लेकिन साथ साथ एक प्रोसेस होता है कि जितनी आय हो उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ाए जाएं और उस कर्ज को लगातार वापस चुराने का भी एक प्रोसेस होता है जिसको करना होता है। तो मतलब बहुत बार हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे आपने इन्वेस्टर समिट देखे होंगे प्रवासी भारतीयों के, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिनमें इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह के सपने दिखाए गए वो सपने पूरे नहीं पाए। उस बारे में उस अनुपात में इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ नहीं पाया। अगर इन्वेस्टमेंट उस अनुपात में आ जाता, क्योंकि मध्य प्रदेश हर तरह से सांस्कृतिक रूप से, संपदा के रूप में हर तरह से बहुत ही संपन्न प्रदेश है, तो किसी भी तरह से अगर सरकार में लायबिलिटी लोगों को दिखाई देती, जो इन्वेस्टर्स थे, जो बिजनेस लेकर आने वाले थे, तो उतना बिजनेस आता तो हमको इतना कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारी खुद की आय से ही हम अपनी योजनाएं चला पाते। तो यहाँ जब कुछ चीजों के बारे में बात हो रही है, तो अगर हम बात को भटकाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो ये तो फिर आगे के भविष्य की हो गई कि कुछ नहीं होगा। जब यहाँ आपने सवाल उठाया है, वरिष्ठ पत्रकार भाई ने भी सवाल उठाया है, मुद्दे पर इस पे बात हो रही है, तो इस बात की संभावनाएं तो है, जबकि कर्ज का प्रतिशत इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इस बारे में यहाँ बात होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, आय के साधन बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। जी राजेंद्र जी, जैसा कि गुर्रेश जी भी कह रहे हैं बार बार कि कोई योजना बंद करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा संतुलन होगा, लेकिन क्या मानते हैं कि अगर सरकार ऐसा करती है राजेंद्र जी, तो कोई चुनौती नहीं होगी सरकार के सामने? फिर से सुनूंगा एक बार जी, फिर से सुनूंगा एक बार आप जी। राजेंद्र जी, जैसा कि गुर्रेश जी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनौतियों को जानती है, लेकिन प्रबंधन ऐसा होगा कि ना ही कोई योजना बंद होगी, ना ही प्रदेश की जनता पर भार आएगा, लेकिन क्या धरातल पर यह संभव है? बिल्कुल सही है। किसी भी योजनाओं को चालू करने के पहले उसका प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। आप ये समझ, लाडली बहना योजना जो थी, इतनी बड़ी योजना सरकार लेकर आई थी, शिवराज सिंह की सरकार लेकर आई थी, तो क्या इस योजना का प्रबंध आज से चल रहा था? क्या इस योजना का प्रबंध पहले ही कर लिया गया था कि इस योजना में कितना पैसा लगेगा? उसी तरीके, सपोज करिए मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देके बताता हूँ कि 20,000 करोड़ रुपया आपके जेब में,
16,000 करोड़ रुपए आपका योजनाओं में खर्च होता है, 4,000 करोड़ रुपए तनख्वाह और सारी चीजों में और बाकी एक्सपेंसेस जो होते हैं सरकारों के वो खर्च होते हैं। जब 4,000 करोड़ रुपया खर्च होता है तो 16,000 करोड़ रुपए में जिस तरीके की योजनाओं को बताना है, फाइनेंस सेक्रेटरी अपनी बात को मुख्यमंत्री और प्रबंधन को बता देते हैं, चीफ सेक्रेटरी को, कि आपके पास इतना पैसा है, इस योजना के अंदर हम काम कर सकते हैं। उसी को डिजाइन करके, उसी को फ्रेम करके इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ये हमेशा से एक्सरसाइज ये सोचते हैं कि लाडली बहना का बटन दबाने से काम चल गया, ऐसा नहीं। इस योजना को करने के लिए पिछला 1 साल सरकार को खर्च करना पड़ा, सरकार को वित्तीय प्रबंधन करना पड़ा कि किस तरीके से इस योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसलिए मैं ये जो विषय है ये बहुत इकोनॉमिक्स का विषय है और खास करके वित्तीय प्रबंधन का, क्योंकि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरा रहता हूँ हमेशा और मंत्रालय को बखूब जानता हूँ, फाइनेंस से भी कभी उतरा रहता हूँ, बीच बीच में जानता हूँ। तो कोई खास बात नहीं है, किसी योजनाओं को बंद करना सरकार के लिए आसान नहीं होता है। पूर्ण योजना को क्रियान्वयन करने के लिए उसका वित्तीय प्रबंधन हमेशा बना हुआ रहता है और जो कर्ज की मापदंड है उस कर्ज के मापदंड के अनुरूप वो कर्जा ले सकती है और कर्ज पे काम करती रहती है। और बजट जो आएगा वो हमेशा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बजट जो आता है वो घाटे का बजट आता है, परंतु घाटे के बजट आने से उसको रोना पीटने की जरूरत नहीं है। हमको ये नहीं कहने की जरूरत है कि घाटे का बजट आया, घाटे का। तो एक दिन अखबार की हेडलाइन बन करेगा कि घाटे का बजट आया, पर घाटे के बजट के पीछे वित्तीय प्रबंधन के पीछे जाना पड़ेगा हमको कि वित्तीय प्रबंधन किस तरीके से डिजाइन किया हुआ था। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, वित्तीय प्रबंधन किस तरह से डिजाइन किया जाएगा और आय के स्रोत सरकार के बढ़े, निवेश ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए अब क्या कदम होंगे सरकार के? देखिए, एक ड्रिल विजन, माफी चाहता हूं अमित, मुझे एक मीटिंग में जाना है जी। राजेंद्र मैं इससे विदा लेता हूं जी। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए। जी गुलरेज जी, विजन बड़ा क्लियर है कि एक तो मध्य प्रदेश की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो सेंटर ऑफ इंडिया है। तो हम चाहते हैं कि चाहे नॉर्थ से साउथ या फिर ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जो भी ट्रांसपोर्ट होना है, गुड्स, सर्विसेज और पॉपुलेशन का, वो मध्य प्रदेश से ही निकलना है। तो हम इस प्रदेश को चाहते हैं कि सर्विस सेक्टर को यहाँ पर डेवलप करें और उसी के लिए जो भारत सरकार का नितिन गडकरी जी का विभाग है उससे लगातार कंसल्टेशन चल रही है कि कहां कहां पर एनएच को निकलना है और कहां कहां पर हमको लाइंस डालनी है और कहां पर हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर इसका लाभ लेंगे। साथ ही एजुकेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, टूरिज्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, हॉस्पिटलिटी सेक्टर का डेवलपमेंट हो, ये सब चल रहा है और इससे डेफिनेटली मध्य प्रदेश की आय और बढ़नी है। जहां तक खेती की बात है, एग्रो इकोनॉमी को भी हमने काफी बूस्टअप किया है। कल भी आपने देखा कैबिनेट के जो फैसले आए किस प्रकार से आए, गवर्नमेंट के फंड्स का मिसयूज नहीं हो उसके लिए भी कल की कैबिनेट में आपने देखा कि जो नए नए प्रस्ताव लाए गए इसको पारित भी किया गया, उसको लागू भी किया गया है। लेकिन मैं अभी भी आपसे विद सॉरी बोलते हुए एक बात कहूंगा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछें, क्योंकि आर्थिक विषय के ऊपर पार्टी ने उनको भेजा है, उनकी पार्टी ने, ये तो बताने के कष्ट करें कि मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है। उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि कर्ज का प्रतिशत इतना बढ़ रहा है, वही गुलरेज जी, मध्य प्रदेश का आप केवल मुंह चला के डिबेट कर रहे हैं क्या बिना पढ़े लिखे? उनसे आप ज्यादा उम्मीद मत करिए, वो जितना याद करके आए, जितना पढ़ के आए वही पूछते हैं। हिमानी जी, सरकार तो कह रही, सरकार के प्रवक्ता का तो यही कहना है कि हम पूरी तरह से वित्तीय प्रबंधन की स्थिति में हैं, लेकिन फिर आप क्यों श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रहे हैं सदन में? देखिए, जब श्वेत पत्र जब जारी किया जाएगा तब उससे संबंधित सभी सवाल भी पूछे जाएंगे और सरकार को उनके जवाब भी देने पड़ेंगे। तब ये आधा घंटे के प्रवक्ता जो अपनी आधा घंटे में पल्ला झाड़ के लायबिलिटी से दूर हो जाते हैं, तब सरकार ये सब नहीं कर पाएगी। अगर ऋण लेना इतना बड़ा मुद्दा ना होता तो श्वेत पत्र जैसे प्रावधान भी संविधान में नहीं होते। तो अब ये आगे भविष्य में देखने वाली बात होगी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई ने बोला कि जो योजनाएं होती है वो बंद होने की ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन आपने और हमने इतिहास में देखा है कि बहुत सारी योजनाएं बंद की गई, स्थगित की गई, उनको कुछ समय के लिए रोक के और फिर कभी नहीं शुरू किया गया। आप याद करिए, एक योजना शुरू की गई थी जिसमें सिलेंडर की सब्सिडी गिव अप करने का एक निवेदन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और एक जो सिलेंडर आता था उसकी सब्सिडी पहले से ही हम उनके खाते में पहुंचाती थी। प्रावधान
प्रावधान अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष अभी भी यही आरोप लगा रहा है कि सरकार पूरी तरह से कुप्रबंधन की स्थिति में, और इस बार का जो बजट होगा उसे कैसे मैनेज करती है सरकार, चुनौती को कैसे पार करती है, प्रदेश का विकास कैसे होता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।